नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम बीए सेकंड ईयर के ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि भूगोल की प्रकृति, साथ ही साथ मानव भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा, भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है, किसे कहा जाता है और इस विषय का परिभाषात्मक तौर पे किस तरीके से विकास हुआ है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा है। अगली कक्षा में आज हम मानव भूगोल की प्रकृति, यदि हम बात करें तो विवेकशील मनुष्य मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ निरंतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति करता रहा है। वो पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होकर उनके साथ केवल अनुकूलन ही नहीं करता, बल्कि अपनी शक्ति और कौशल से अपनी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार उनमें परिवर्तन और परिमार्जन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए नए तथ्य उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य कहते हैं। यदि मानव सभ्यता के विकास की बात करें तो वो एक क्रियाशील एवं गत्यात्मक रही है। इसमें निरंतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति हुई है। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक वर्षों को देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि मानव एक आदिम जीव के रूप में था, परंतु उस समय भी वो अपनी बौद्धिक प्रगति से पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता था। उसने पहाड़ों एवं गुफाओं की खोज की जो उसके आश्रय स्थल बने। शिकार उसका मुख्य भोजन था, आधार था। ऐसी स्थिति में उसने धीरे धीरे शिकार को आसान बनाने के लिए कई युक्तियां और उपाय खोजे। उन युक्तियों और उपायों को खोजते हुए उसने अपने जीवन को सुगम बनाया। धीरे धीरे कृषि की कदम बढ़ाए, पशुओं का पालन प्रारंभ किया। ये सब कार्य उसने अपनी शक्ति, कौशल और रुचि में अनुसार परिवर्तन करते हुए किए, और जिससे उसने एक समय के अनुसार अलग अलग सांस्कृतिक तथ्यों का और सांस्कृतिक विकास को प्रतिपादित किया। मनुष्य और पर्यावरण के मध्य ये क्रिया प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता बैरोस ने 1922 में मानव भूगोल का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी के रूप में किए जाने पर बल दिया। जैसा कि हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि बैरोस का मानना ये था कि मानव भूगोल का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी के रूप में किया जाना चाहिए। अर्थात मानव पारिस्थितिकी से तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से जीवों और पर्यावरण के बीच में अंतर क्रिया से एक निश्चित संबंधों की श्रृंखला उत्पन्न होती है, वैसे ही मानव के द्वारा भी प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन करते हुए एक विशिष्ट प्रकार के संबंध बनते हैं, जिनको हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा बैरोज का। तीसरी मानव भूगोल की प्रकृति को हम स्पष्ट करने के लिए देख सकते हैं कि मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस। हम मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि विज्ञान दो प्रकार के हैं, भौतिक विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक तत्वों का और उनकी शक्तियों का, फोर्सेस का अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग एक तरीके से भूगोल में भौतिक भूगोल के रूप के ऊपर प्रतिपादित होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरे जो तथ्य हैं वो मानवीय तथ्य हैं, और इन्हें विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानवीय तथ्यों के अंतर भी एक निश्चित प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक निश्चित प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया अनुक्रिया पाई जाती है, जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक तथ्यों का और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानवीय या सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। भौतिक तथ्यों भौतिक भूगोल के तथ्य भौतिक नियमों से संबंधित है, जबकि मानव भूगोल के तथ्यों का संबंध सामाजिक विज्ञानों से है। इस प्रकार मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक तथ्यों का भौगोलिक विवेचन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक तथ्यों के समुचित भौगोलिक अध्ययन के लिए संबंधित सामाजिक विज्ञानों से पर्याप्त सहायता मिलती है। जब हम मानव भूगोल के तथ्यों को
सामाजिक संबंधों के आधार पर अध्ययन होकर के देखते हैं, तब हमें उसका अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में प्रतिपादित होने वाले संबंधों का, सिद्धांतों का देखना पड़ता है और हम अपनी निरीक्षण और परीक्षण की विधियों को उनसे समायोजित करते हुए अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ ही उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं भी सामाजिक दृष्टिकोण से होती है। तब हमें इन्हें सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। उन्हीं तथ्यों के क्षेत्रीय प्रतिरूप की व्याख्या मानव भूगोल में की जाती है। इस तरीके से मानव भूगोल के सभी पक्षों, सभी सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। यदि हम लोग बात करें तो मानव भूगोल जिस तरीके से भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक विज्ञानों से है, उसी तरीके से मानव भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञानों से है। इन सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नृशास्त्र, कई सारे विषय इसमें आते हैं और उन मानव भूगोल के तथ्यों को समझने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए हम उन विज्ञानों से जोड़ करके इसे देखते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जब इन सब तथ्यों का अध्ययन उन क्षेत्रों में किया जाता है तो फिर हमें विज्ञान भूगोल में इन सब तथ्यों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। परंतु वो तथ्य विशेषीकृत रूप से होते हैं और यहाँ पर हम जिन मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम भौगोलिक संदर्भ में या क्षेत्रीय संदर्भ में करते हैं, प्रदेश के संदर्भ में करते हैं। तो हमारे अध्ययन की तरीका और हमारे अध्ययन का उपागम अलग होता है। अतः हम भूगोल को उन विषयों का अनुषंगी नहीं कह सकते, अपितु ये एक विशिष्ट अध्ययन होता है। मानव भूगोल की शाखाएं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, प्रजाति भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी, समाजशास्त्र और सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, सैन्य विज्ञान, सैन्य भूगोल अति निकट संबंध है। यदि हम मानव भूगोल की अलग अलग शाखाओं को देखें तो ये सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। जैसे मानव एंथ्रोपोलॉजी प्रजाति भूगोल से संबंधित है, क्योंकि मानव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजाति क्रम का विकास हुआ है और हम पृथ्वी पर विकसित होने वाले मानव समुदायों को प्रजाति के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो हमें नृजातीय भूगोल या मानव विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है और उसी सहायता से हम लोग धरातल पर अलग अलग क्षेत्रों में एक क्रमिक रूप से विकसित होने वाली मानव प्रजातियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से समाजशास्त्र में हम सामाजिक भूगोल के रूप में देखते हैं कि जिस तरीके से समाजशास्त्र मानव की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसी तरीके से हम एक क्षेत्र विशेष में जो मानव के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है उसको हम देखते हैं। आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र विशेष में विकसित होने वाली आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित करता है। ऐतिहासिक भूगोल किसी भी क्षेत्र विशेष में वहाँ के भौगोलिक ऐतिहासिक कालक्रम को स्पष्ट करता है। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र पर बनने वाली शासन, सत्ता, राज्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से ये सभी मानव भूगोल की शाखाओं से संबंधित है। मानव भूगोल की सभी शाखाएं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंधित रहती है। मानव भूगोल में सामाजिक विज्ञानों की ही संकल्पनाएं, सिद्धांत, नियम, अध्ययन प्रणालियों आदियों का उपयोग किया जाता है। अतः मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत लगभग सभी सामाजिक विज्ञानों की शाखाओं का स्वरूप आ रहा है, तो हमें इसकी अध्ययन विधियों के लिए उन विषयों में काम में लिए जाने वाले अध्ययन प्रणालियों को से समायोजित होकर के अध्ययन करना पड़ता है और उन अध्ययन विधियों को हम लोग काम पे लेते हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञानों में, समाजशास्त्र में काम में आने वाली अनेक विधियां, अधिवास प्रणालियों में वनस्पति शास्त्र से संबंधित कई सारी विधियों का प्रयोग लगातार यहाँ पर हुआ है, जो मानव भूगोल की इन अन्य विषयों से संबंधों की व्यापकता को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से ये मानव भूगोल के संबंध लगातार निरंतर बने हुए रहते हैं। अगली बात हम करें तो मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है।
यहाँ पर हम मानव भूगोल के प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो इसे इन तत्वों में एक विशिष्ट प्रकार की एकता पाई जाती है, जिसे पार्थिव एकता या टेक्सटाइल यूनिटी कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने सहित उनके जो परवर्ती भूगोलवेता थे, उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन में पार्थिव एकता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टेक्सटाइल यूनिटी को प्रमुखता दी। रेडजेल ने संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में मानव एवं आर्थिक भूगोल में ही नहीं, बल्कि समस्त तत्वों की समष्टि के रूप में देखा। पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है? पार्थिव एकता से तात्पर्य यह है कि धरातल पर पाए जाने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो या जैविक तत्व हो, उन सभी तत्वों के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की, एक विशेष रूप में एकता पाई जाती है। अर्थात वे तत्व अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक साथ समायोजित हैं, और उन तत्वों का अंतर संबंध मिलकर के संपूर्ण सृष्टि को एकीकृत रूप में मानते हैं। इस तरीके से ये पार्थिव एकता अनायास नहीं है, अपितु प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित है। उनके अनुसार रेडजेल ने संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में मानव एवं आर्थिक भूगोल में नहीं, बल्कि समस्त तत्वों की समष्टि के रूप में देखा है। ये तत्व आपस में रूप में जुड़े हुए हैं और इन्हें समष्टिगत रूप में देखना चाहिए। उनके अनुसार मानव भूगोल के तथ्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का योग है। ये पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। ब्लांस, डिमांजिया आदि फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत बताया है। जब हम लोग भूगोल का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के मेजर तत्व होते हैं, एक भौतिक तत्वों के रूप में और दूसरे मानवीय तत्वों के रूप में। तो कई विद्वानों ने देखा है कि भौतिक भूगोल में मानवीय तत्वों का और मानवीय भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता, और एक तरीके से इन विचारों ने भूगोल में द्वैतवाद को भी स्थान दिया। परंतु यदि हम इनका अलग अलग तत्वों पर अध्ययन देखेंगे, तो वो भूगोल की समष्टिगत विशेषताओं को शामिल नहीं कर पाएंगा। इस वजह से हमें भूगोल को पार्थिव एकता के सिद्धांत के आधार पर देखना चाहिए कि भौतिक तत्व अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग उचित हो सकते हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो अलग नहीं होते हैं, अपितु उन भौतिक तत्वों में और मानवीय तत्वों में एक विशिष्ट प्रकार की एकता पाई जाती है, और उन विशिष्ट प्रकार की एकताओं के आधार पर ही इसे हम पार्थिव एकता कहते हैं। कि जब हम किसी क्षेत्र पर मानवीय तत्व का अध्ययन करने जाएंगे, तब हम उन वहाँ के भौगोलिक तत्वों को या पर्यावरण तत्वों को समझे बिना, उनका अध्ययन किए बिना, हम वहाँ पर बनने वाली मानव के सांस्कृतिक स्वरूपों को नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं उनका एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत वो सिद्धांत है जो मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से समायोजित करता है, या इन शाखाओं के बीच में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व को समाप्त करता है। इस तरीके से मानव भूगोल पार्थिव एकता से संबंधित अध्ययन है। ब्लांस के शब्दों में मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी भौतिक, जैविक और मानवीय तत्व एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, और किसी भी का पृथक एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक तत्व अन्य तत्वों से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य वहां के सभी तथ्यों के सम्मिलित तथा मिले जुले प्रभावों का परिणाम होता है। मानव भूगोल का कोई भी राज्य अन्य तथ्यों के साथ उसके अंतर्संबंधों का परिणाम होता है। अतः मानव भूगोल में किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि उसको नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसे किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण के मानचित्र पर दृष्टिपात करते ही मनुष्य और भौगोलिक पर्यावरण के मध्य संबंध स्पष्ट होने लगता है। ब्लांस ने इसे बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया है कि कोई भी तथ्य स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व नहीं रखता है,
अपितु वह उस क्षेत्र के अन्य भौतिक, जैविक और मानवीय तथ्यों से अंतर संबंधित होता है, और किसी भी तथ्य को हम लोग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और ये आपस में एक मिले जुले अंतर संबंधों का परिणाम होता है। जब हम किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण के मानचित्र पर अध्ययन करेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण ने कितना प्रभावित किया है, या जनसंख्या वितरण पर कितना प्रभाव है। जनसंख्या का बसाव अपनी मानवीय इच्छा शक्ति पर नहीं, अपितु पर्यावरणीय तत्वों पर भी निर्भर करता है। अगला जो तथ्य आ रहा है वह है मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता पर आधारित है। मानव भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव समूह और यहाँ के पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों तथा अंतर क्रियाओं और उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों और का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। भूतल के विभिन्न स्थानों का पर्यावरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न स्थलों या क्षेत्रों के सांस्कृतिक मुद्दे भी प्राय एक समान नहीं होते। इसीलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत का मौलिक महत्व है। भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तत्वों का भूतल पर वितरण अत्यधिक विषम है। पृथ्वी के तल पर सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। अतः सांस्कृतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। भूतल पर क्षेत्रीय भिन्नता के होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय प्रतिरूपों में समानता भी दृष्टिगोचर होती है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रदेशों की पहचान की जाती है। क्षेत्रीय भिन्नता समानता के आधार पर संपूर्ण विश्व अथवा किसी बृहद भूक्षेत्र में कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, भाषा प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश आदि की पहचान की जाती है। मानव भूगोल की मूल रूप से प्रकृति क्षेत्रीय भिन्नता पर आधारित है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से एक विशिष्ट रूप में भिन्न होता है। तत्वों में भिन्नता पाई जाती है, जिससे अलग अलग प्रकार के प्रदेशों का निर्माण होता है, परंतु एक क्षेत्र विशेष में भी कुछ तत्वों की समानता पाई जाती है जो उसे दूसरे क्षेत्र से अलग करता है। तो इस आधार पर भूगोल में प्रदेशों का निर्माण होता है, जो भूगोल के अध्ययन का, मानव भूगोल के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्रीय टूल बन गया है। विश्व के मानचित्र पर विभिन्न मानवीय क्रियाओं, आखेट, पशुपालन, मत्स्य खेत, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के वितरण पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व में न तो एक जैसे हैं, न सर्वत्र सब विद्यमान है। इसी वजह से हेटनर ने इसे 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भिन्नता के माध्यम से इसे स्पष्ट किया और बताया कि मानव भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में किस क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम मानव भूगोल के अगले विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।